देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और ये सबसे ज़्यादा मतलब कहा जाए सुदृढ़ शहरीकरण का यहाँ से साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो अचानक वहाँ के जो इंजीनियर थे जो इसकी मतलब वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्हें इस स्थल का पता चला था और ये जो करंट में है आधुनिक पाकिस्तान में है। और उन्होंने यहाँ पर जो ईंटें थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वो यहाँ से हज़ारों ईंटें उखाड़ कर ले गए और रेलवे लाइन बिछा दिया, और जिससे कि मतलब जो इमारतें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था और उपमहाद्वीप में सबसे पुराना शहर में से एक था। इसकी खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। इसका निर्माण, जो शहर का निर्माण था, 47,000 साल पहले हुआ था। और इस नगर की विशेषता क्या थी? इसमें इनको जो नगर थे दो हिस्से में विभाजित थे। पहला पश्चिमी भाग छोटा था, इसलिए जो ऊंचाई वाला भाग था, पश्चिमी भाग छोटा था, ऊंचाई पर बना था। जो ऊंचाई वाला भाग था उसे नगर दुर्ग कहा गया और जो पूर्वी भाग था वो निचले इलाके में था, इसलिए निचला हिस्सा कहा गया। ठीक है, 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। अच्छी तरह उनकी जो ईंटें थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और ये दीवार पे जो ईंटें थी और ईंटों की चिकनाई इस तरह से करते कि दीवार जो थी खूब मजबूत रहे। ठीक है, फिर आता है नगर और दुर्ग में कुछ खास बातें थी। क्या खास थी ये भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो का जो तालाब बनाया गया था, जो स्नानागार बोलते हैं, इसमें जो ईंट और प्लास्टर का यूज़ हुआ था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल का यूज़ हुआ था। सरोवर दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। चारों ओर कमरे थे। पानी कुएं में भरने के लिए तालाब में भरने के लिए जो पानी का यूज़ होता था वो कुआं से निकाला जाता था और उसे खाली करने का भी मतलब व्यवस्था थी। फिर आता है कालीबंगा और लोथल जैसे नगर में अग्निकुंड मिले हैं, यानी कि यहाँ पे यज्ञ किए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। फिर आता है यहाँ पे भवन, नाले, सड़कें घर जो थे 2 मंजिला थे। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार होता था और घरों में कुएं भी होते थे। जो नगर के नाले थे वो ढके हुए थे और इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह जाए। सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और बड़े नालों में जगह मिल जाती थी। नालों के ढकी होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल होते थे, जिनके जरिए इनकी सफाई और देखभाल की जाती थी। सड़कों का निर्माण था योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। एक ग्रिड प्रणाली का यूज़ हुआ था। फिर आता है नगरीय जीवन। इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यहाँ के जो मतलब शासक थे वो ऐसा करते थे और मतलब जो शासक लोग थे दूर भेज कर बहुमूल्य धातु, पत्थर आदि चीज़ें मंगवाते थे और मन को सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। नगरों में लिपिक भी होती थी जो मुहर पे लिखते थे। शायद अन्य चीज़ों भी मिलने जैसे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा अगर शिल्प देखें तो नगरों में शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ जैसे मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिससे वो लोग खेलते थे। फिर आता है आपका नगर और नए शिल्प। जो शिल्प है पुरातत्व जो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, फिर आता है मन के बाट और फलक। सबसे ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक वस्तुओं में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे, आयताकार होती थी और उस पर जानवर के चित्र भी मिले हैं। काले रंग के डिज़ाइन का यूज़ खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाने में भी किया जाता था। फिर आता है 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की
खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंट और फेयंस से बनी तख्तियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, फिर आता है इन्होंने जो चीज़ें बनाई जाती थी शिल्प में, उसके लिए इन्होंने खास प्रशिक्षण लिया होगा। क्यों? क्योंकि मतलब इसका जो दाढ़ी वाला वो मिला है मूर्ति, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऐसा लगता है उससे देखकर कि इसे जिसने भी बनाया होगा वो विशेषज्ञ ही रहा होगा। और इन्होंने प्रशिक्षण किन किन क्षेत्रों में लिया होगा ये भी देख लेते हैं। पत्थर तराशना, मनके चपकाना, फिर मुहर पर पचकारी करना आदि। ठीक है, मूर्ति का चेहरा जो आकर्षक ढंग से बनाया गया था, दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, ऐसा लगता है विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। फिर आता है पुरुष भी ऐसे प्रशिक्षण हासिल करते होंगे या महिलाएं करती होंगी या दोनों ही करते होंगे, जैसे कि आज की जनरेशन में है। फेयंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते थे। फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी और उन पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ये प्रायः नीले, हल्के और समुद्री गहरे रंग के होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चे माल वही है जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे पशुपालक और उनका उत्पादन। ठीक है, लकड़ी, धातु, एक्स, प्राकृतिक खनिज, ये सब कच्चे माल हैं। मिसाल के तौर पे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास जो कच्चा माल होता है, कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। लेकिन तांबा, सोना, चांदी, मकबूल धातु और पत्थर जैसे पदार्थ दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। कांसा बनाने के लिए धातु और तांबा और टीन का यूज़ होता था, जो कि ईरान अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। नगर में रहने के लिए भोजन। गांव में भी रहते थे तो अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। चरवाही शहरों में रहने वाले शासक लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। ठीक है, फिर पौधों के अवशेष से पता चलता है कि गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का यूज़ होता था, लेकिन वो बच नहीं पाए क्योंकि वे लकड़ी से बनाए जाते थे। और हल के आकार के खिलौने भी मिले हैं जो इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए इन्होंने कुछ अलग तरीके अपनाए होंगे। जैसे कि पानी का संचय किया होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होती। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे। सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश दूर दूर तक ले जाते थे और बेर जैसे फल को इकट्ठा करते थे। मछलियाँ पकड़ते थे, हीरा जैसे शिकार भी करते थे जानवरों का। फिर गुजरात ने हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खादी बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, जहाँ पर साफ पानी मिलता है, मिट्टी उपजाऊ थी। हड़प्पा के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, लेकिन धौलावीरा नगर 3 भाग में बटा हुआ था। यहाँ पर हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थीं। अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में खुला मैदान था जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। हड़प्पा लिपि बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। लकड़ी अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया होगा। अनोखा अवशेष है। आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी एक उपनदी के किनारे बसा लोथल ऐसा नगर था जहाँ पर कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिलता था। पत्थर, शंख, धातुओं से बनाई गई चीज़ें का यहाँ महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और भंडार गृह से कई मुहर, मुद्रांकन और मुहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी गई छाप मिले हैं, जैसे आहत सिक्के नहीं होते हैं उस टाइप से। यहाँ पर इमारत भी मिली है। मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके और मनके बनाने वाले उपकरण को भी यहाँ पर तैयार मिले हैं। फिर आता है इसका अंत कैसे हुआ। 29 साल पहले बदलाव देखने को मिला था। कई
पुरातत्वविद कहते हैं कि यहाँ पर सूखा था, बाढ़ जैसी समस्या थी और लेखन मुहर बाट का उपयोग बंद हो गया था, कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों के किनारे कचरे के ढेर लग गए थे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई थी, सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे होंगे। ऐसा हुआ क्यों होगा पता नहीं। विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई और जंगलों का विनाश हो गया। ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, वो भी ख़त्म हो गया। मवेशी के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई और नगरों का अंत हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदी सूखने से अगर किसी भी क्षेत्र का या सभ्यता का अंत होता तो आज भारत और विश्व में इससे भी ज़्यादा बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये सभ्यता नहीं ख़त्म हुई, यानी कि ये फैक्ट कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। ठीक है, ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और जो भी हुआ हो